अंदर अजीब सी ना स्मेल आ रही थी आसपास। क्या चीज़ की? हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। चलो बेटा थोड़ा सा जल्दी से सेटल हो जाइए प्लीज। अपने मोबाइल्स को आगे आने वाले 1-1.5 घंटे के लिए रेस्ट मोड पे डाल दें। चलिए, आपके यहाँ सेटल होने का मतलब है आप पहले जो भी काम कर रहे थे बेटा उनको उसको छोड़ दीजिए। थोड़ी देर हम और आप बात करेंगे, आज बहुत देर की बात भी नहीं है। एज सून एज विल रैप अप दिस यूनिट यू आर फ्री। ठीक है मैम, इसका मतलब आप 4 बजे रैप अप करोगे? वो मुझे नहीं मालूम। एज सून एज दिस यूनिट इज रैप अप यू आर फ्री। चलो पढ़ना मैम, फटाफट पढ़ाओ। फिर पढ़ने से पहले एक और बात ये कि अभी आरएमएस सर से नीचे बात हुई तो उन्होंने कहा ही इज नॉट अवेलेबल टुमारो, सो दैट इज 12 से 2 वाला टाइम आपका फ्री हो गया बीच में। तो व्हाट विल डू, पार्टी देखो टैक्स का ऐसा अगर है तो अभी मैं दुबे सर के पास मैसेज भिजवा पूछ लेती हूँ, तो 2 बजे आपको हम फ्री कर देंगे और जो फर्स्ट ग्रुप वाले बच्चे हैं वो 2 बजे के बाद टैक्स कंटिन्यू कर लो। अगर ऐसा कुछ है तो मैं 1 सेकंड उनसे बात कर लेती हूँ। मैंने आपसे नहीं बोला है लेकिन मुंह चलाने के लिए। भरत भैया आप एक बार अरविंद दुबे सर, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, अरविंद दुबे सर से आप एक बार कंफर्म कर लीजिए तो मैं उस हिसाब से अनाउंस कर दूंगी। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ने से पहले पीछे चलते हैं। आपकी जो भी शेड्यूल है मैं क्लास में को छोड़ने से पहले आई मेक इट क्लियर। चलो आगे चलने से पहले पीछे चलते हैं। बेटा पीछे क्या चलते हैं? चलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड पे। ठीक है, अब किसी भी टाइप की बकवास, किसी भी प्रकार का कुछ भी चलिए बेटा, कल क्या देखा? इंटर और इंट्रा, याद है आपको? मैंने आपको बताया कि इंटर का मतलब होता है बिटवीन और इंट्रा का मतलब होता है विद इन। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड की जब हमने बात की थी तो ये बात तो हमें पता चल चुकी थी कि भाई देखो यहाँ कम से कम 2 और या फिर 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और उनके बीच में किसी भी प्रकार का एक्सचेंज किया जा रहा है, दैट इज आइदर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, हमने ये देखा कि इंट्रा ट्रेड से या डोमेस्टिक ट्रेड से ये इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि मल्टीपल करेंसीज हैं, मल्टीपल इकोनॉमीज हैं, मल्टीपल रेगुलेशंस हैं और हो सकता है अलग अलग परचेजिंग पावर्स भी हर कंट्री की रेस्ट करती हैं। इन सब बातों को समझने के लिए हमने कुछ थ्योरीज देखनी शुरू की थी और जब वो थ्योरी हमने देखनी शुरू की थी बेटा तब मैंने आपको एक बात बोली थी कि देखो वो थ्योरी बनाने वाले की समझ थी और कब की समझ थी? उस सिचुएशन की, उस साल की, उस समय की समझ थी। ठीक है, आज के दिन उसको आपको उस लेवल पे कंपेयर नहीं करना है। और जो भी थ्योरी बनाई गई उन्होंने पहले ही लिखा कि दीज आर बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल अजम्पशंस। इसका मतलब हमें नहीं पता कि ऐसा कुछ असलियत में होता है या नहीं होता है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ये थ्योरी इस लेवल पे काम करेगी। ठीक है, जिसमें सबसे पहली थ्योरी क्या थी? मर्केंटाइलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बेटा ध्यान से सुनना है बात को।
एक मिनट अरविंद दुबे सर से मैं कंफर्म कर लेती हूँ। हेलो जी सर, मैं बोल रही थी कि बच्चे पूछ रहे थे कि अगर सर नहीं आएंगे आरएमएस सर, तो आप कल टैक्स की क्लास लेंगे क्या? फर्स्ट ग्रुप आप बता दीजिए, टाइमिंग जितने बजे भी, 12 बजे के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो मैं वही पूछ रही थी, तो अनाउंस कर दूँ मैं फिर? ठीक है, ओके सर, ठीक। ठीक ठीक है सर, हाँ ओके। अच्छा ऐसा है कि सर इज़ अवेलेबल टुमारो, तो अब अगर ऐसा है कि सैटरडे आपको हाफ डे चाहिए सेकंड ग्रुप से, तो मैं 12:30 बजे आपको रिलीव कर देती हूँ और आप 12:30 बजे टैक्स की क्लास ले लो। फिर जितनी देर आपकी और सर की हिम्मत है उतनी देर आप बैठो, ठीक है। और यार दूसरा ऑप्शन ये है, मैम ये ठीक लग रहा है कि फिर भी सुन लो, कि 1 घंटा इको पढ़ लेंगे और उसके बाद मैं रिलीव कर दूंगी आपको। तो अब दोनों में से आपको जो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, तो कल लेकिन मैं 12 की जगह 12:30 बजे तक पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारी बात अब तय हो गई है। किसी प्रकार से अगर मैसेज आया कि मैम क्या टाइम है क्लास का, तो फिर ठीक नहीं है, ठीक है। 10:30 अराउंड आप आधा घंटा चाहे कल ब्रेक ले लो, क्योंकि 2 घंटे हम लोग एक स्ट्रेच में खींचेंगे। 10:30 हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे एसएम की, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास है, तो जितना ज्यादा एक स्ट्रेच में हो जाए तो बढ़िया है। तो 12:30 बजे तक मैं पढ़ाऊंगी, उसके बाद फर्स्ट ग्रुप वाले बच्चों की टैक्स की क्लास होगी और सेकंड ग्रुप वाले बच्चे घर जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और जिनकी हिंदी कमजोर है, किसी किसी के कान भी, मैंने आपको परसों की क्लास में कहा था कि मोबाइल और होशियारी दोनों जेब से निकलेगी तो आपको मुश्किल होगी। चलो बेटा, मर्केंटाइलिस्ट लोगों ने क्या कहा, कब की बात बताई, बहुत पुरानी, कब की, 1400-1500 वाली। उन्होंने क्या हमको बताया, उन्होंने बताया देखो भाई एक ही बात है, बात क्या है कि जितना ज्यादा मेटल तुम्हारे पास होगा उतनी ही ज्यादा रिच तुम्हारी कंट्री होगी। बोलो ठीक है, क्योंकि 1400-1500 के जमाने में कोई पेपर नोट और करेंसी नोट तो होते नहीं थे, तो सारा का सारा एक्सचेंज कैसे होता था बेटा, प्रेशियस मेटल्स के रूप में। बोलो ठीक है, जो बच्चे परसों नहीं थे वो भी सुन लो, आपको यूट्यूब पे नहीं देखनी पड़ेगी क्लास। बोलो ठीक है, तो क्या उन्होंने क्या बताया, जितना ज्यादा मेटल जिस देश के पास होगा उतनी ही ज्यादा वो कंट्री रिच मानी जाएगी। तो हर किसी के दिमाग में केवल एक ही बात थी कि कुछ भी करो और ज्यादा से ज्यादा मेटल अपने पास इकट्ठा करो। बोलो ठीक है, तो बेटा मेरे पास मेटल कैसे इकट्ठा होगा, जब मैं किसी को सामान बेचूंगी तभी तो उसके बदले में वो मुझे बदले में क्या देंगे, मेटल देंगे। बोलो ठीक है, और किसी देश का दूसरे देश को सामान बेचने को क्या कहते हैं बेटा, एक्सपोर्ट। बोलो सही बात है, और उससे खरीदने को क्या कहते हैं, इंपोर्ट। इसका मतलब इन्होंने एक सेंटेंस में एक बात बोली कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो और कम से कम इंपोर्ट करो, जिससे तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा मेटल इकट्ठे हो जाए और कम से कम मेटल का आउटफ्लो हो। ठीक है, इन सारे प्रेशियस मेटल को एक शब्द में नाम दिया, स्पेसी। क्या, स्पेसी। स्पेसी का मतलब होता है बेटा, ऑल द प्रेशियस मेटल्स आर कलेक्टिवली नोन एज स्पेसी। ठीक है, इन्होंने एक बात बोली कि कोई तभी जीतता है जब कोई सामने वाला हारता है। बोलो ठीक है, इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड इज अ जीरो सम गेम। क्या बेटा, जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब जितना मैं जीतूंगा उतना ही सामने वाला हारेगा, तो हमारा जो नील इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब मेरे पास 1 किलोग्राम सोना इस धरती पे अवेलेबल है। ठीक है, अभी तक इसमें से 100 ग्राम इंडिया के पास था, अब इंडिया ने इंपोर्ट किया तो वो 100 ग्राम में से 10 ग्राम सोना किसको दे दिया, मान लो ऑस्ट्रेलिया को। इसका मतलब इंडिया के पास से 10 ग्राम सोना
कम हो गया। वही 10 ग्राम सोना ऑस्ट्रेलिया के पास बढ़ गया, इसका मतलब अवेलेबल रिसोर्सेज में मिल इफेक्ट कितना आया? 0। इसलिए इसको नाम दिया गया जीरो सम गेम। इन्होंने कहा था कि मेटल तो उतना ही है, कभी किसी के पास है और कभी किसी के पास। ठीक है, ये कौन सी थ्योरी थी बेटा? अरे ये थ्योरी मर्केंटाइलिस थ्योरी है। ठीक है, ये एक थ्योरी का एक पॉइंट है दैट इंटरनेशनल ट्रेड इज अ जीरो सम गेम। ठीक है, उसके बाद एडम स्मिथ आए। एडम स्मिथ ने इस थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन उठाया और कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है और इंटरनेशनल ट्रेड जीरो सम गेम नहीं है। आप कहते हो, आप कौन? मर्केंटाइलिस्ट। मर्केंटाइलिस्ट आप कहते हो कि अगर किसी को जीतना है तो उतना ही किसी को हारना होगा, लेकिन मैं ये बात प्रूफ कर दूंगा। मैं कौन हूं? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कहता है कि मैं ये बात को प्रूफ कर दूंगा कि दोनों का मतलब दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं, चाहे किसी को ज्यादा मिले किसी को कम, लेकिन दोनों को मिलेगा जरूर। बोलो ठीक है। तो बेटा इनकी अजम्पशन क्या थी? 2:1, दैट इज 2 countries, 2 products, 1 factor of production, that is labor. Very good. इन्होंने बताया देखो कि ये मेरी थ्योरी तब काम करती है जब किसी एक देश के पास एक प्रोडक्ट का एब्सोल्यूट एडवांटेज हो और उसी समय दूसरे प्रोडक्ट का एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज हो, तभी मेरी थ्योरी काम करेगी। बोलो याद है आपको? अच्छा, लंबा चौड़ा इसके ऊपर हमने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने देखा था TOT, टर्म्स फॉर ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड। आप उसको किसी भी सेंस में देखो, इसने क्या बताया कि भाई मैंने क्या क्या बातें तय की हैं इस इंटरनेशनल ट्रेड को करने के लिए, मैंने कौन कौन सी बातें तय की हैं, वो क्या कहलाता है? टर्म्स फॉर ट्रेड। बोलो ठीक है। हमने देखा था कि अगर कंट्री ए, आपकी कॉपी में लिखा है, अगर कंट्री ए डोमेस्टिकली एक्सचेंज करती तो उसको 6 वीट के बदले 4 क्लॉथ मिलता, याद है? लेकिन उसका इंटरनेशनल ट्रेड कहता है कि 6 वीट फॉर 6 क्लॉथ। ठीक है, तो व्हाट ए विल गेट 2 क्लॉथ और हाफ आवर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और बी में 24 क्लॉथ्स और अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स ऑफ प्रोडक्शन। बोलो ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम क्या करें? सुनो अभी बात को, पहले आपके लिए सुनना ज्यादा जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। हेक्सर-ओहलिन थ्योरी। कौन थ्योरी? देखो, जिन्होंने परसों की क्लास नहीं भी ली थी, मैं गारंटी देती हूँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस मन से बात को हटा के पढ़ना कि पता नहीं पिछले क्लास में ऐसा क्या बता दिया जो अभी समझ नहीं आएगा। हेक्सर-ओहलिन थ्योरी। कौन थ्योरी? हेक्सर-ओहलिन थ्योरी। हेक्सर-ओहलिन थ्योरी दो इकोनॉमिक्स के ऊपर रखी गई। पहला एली हेक्सर और उनके स्टूडेंट बर्लिन-ओहलिन। ठीक है, पहले एली हेक्सर और उनके स्टूडेंट बर्लिन-ओहलिन। ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया हेक्सर-ओहलिन थ्योरी। बोलो ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HO थ्योरी भी बोलते हैं। इसका मतलब कल को अगर मैं आपसे कहूं कि HO थ्योरी में लिखा है, इसका मतलब हम किसकी बात करें? हेक्सर-ओहलिन थ्योरी की। ठीक है, जैसे जैसे इस समय के साथ साथ इसका स्टडी चल रहा था तो एक और व्यक्ति इस स्टडी में शामिल हुए, उनका नाम था P.A. सैमुअल्सन। क्या? इसलिए आगे चल के इस थ्योरी को कंप्लीट नाम दिया गया हेक्सर-ओहलिन सैमुअल्सन थ्योरी। ठीक है, लेकिन यूजुअली HO थ्योरी बोलते हैं
क्योंकि जब स्टार्टिंग में लिखा गया तब वो एचओ थ्योरी था, लेकिन अगर आपसे बोले कि सैमुअल्सन में इंक्लूडेड है या नहीं तो वो है। इसका मतलब 3 व्यक्ति, अभी मैंने कुछ नहीं बताया उन्होंने क्या बोला, मैं भी आपको सिर्फ ये भी याद करवा रही हूँ कि इस थ्योरी में 3 व्यक्ति जो इन्वॉल्व हैं वो कौन है? एली हेक्सचर, बर्लिन ओहलिन एंड P.A. सैमुअल्सन। बोलो ठीक है। इसलिए जब भी अगर इसका और आएगा ना, इस थ्योरी को और क्या कहते हैं, मैम हिंदी का वाला या अंग्रेजी वाला? हिंदी वाला। तो इस थ्योरी को सबसे पहले तो एचओ थ्योरी, दूसरा मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड, कौन सा? ठीक है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड, फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी, कौन थ्योरी? ठीक है, 3 बातें कौन कौन सी बेटा? एचओ थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड एंड फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है बात को, बहुत आसानी से, कल के जैसे कहानी में एक आपको बताऊंगी और हमारी थ्योरी खत्म हो जाएगी। ध्यान से सुनना है बेटा बात। हेक्सचर और ओलिन ने कहा कि सबसे पहले तो फैक्टर एंडाउमेंट का मतलब समझो, जिसके ऊपर इस थ्योरी का नाम देने की हमने कोशिश की है। बेटा फैक्टर एंडाउमेंट को समझने से पहले एक बात ध्यान रखना है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल नहीं, नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज। कौन बेटा? नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज। इसका मतलब आप जब भी अपने लिए कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो आप इन दोनों में से ही कोई यूज करते हैं या इन दोनों को यूज करते हैं। इसका मतलब थिंग्स विच आर ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड बाय नेचर और द थिंग्स विच हैज बीन स्पेसिफिकली डेवलप्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर नीड्स। इसका मतलब फैक्टर एंडाउमेंट का अब मतलब होता है कि कोई भी देश अपने नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेस का किस ढंग से यूज करता है टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट इज नोन एज फैक्टर एंडाउमेंट। बोलो ठीक है। फैक्टर एंडाउमेंट का मतलब क्या है बेटा? अगर मैं और आसानी से बोलूं तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल फैक्टर इज नोन एज फैक्टर एंडाउमेंट। बोलो ठीक है। जो बच्चे परसों नहीं भी थे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी की बात पल्ले पड़ रही है। फैक्टर एंडाउमेंट क्या है? इन्होंने स्पेसिफिकली, देखो मैंने आपको स्पेसिफिकली नेचुरल और मैन मेड की बात इसलिए बोली क्योंकि अगर मान लो डेफिनेशन आ जाए लिखने के लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर एंडाउमेंट, तो हम बताएंगे कि भाई देखो फैक्टर इंक्लूड्स नेचुरल एज वेल एज मैन मेड। आर्टिफिशियल नहीं बोलना बेटा, आर्टिफिशियल गलत है। आर्टिफिशियल इज द थिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी बट वर्क एज एन एक्चुअल थिंग। मतलब वो है नहीं लेकिन असली के जैसा काम कर रही है, लेकिन मैन मेड थिंग्स डू एग्जिस्ट इन रियलिटी। तो फैक्टर एंडाउमेंट का मतलब क्या? वो जल्दी बोलो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फैक्टर्स बाय द कंट्री टू अचीव द फुल आउटपुट और द मैक्सिमम आउटपुट इज नोन एज फैक्टर एंडाउमेंट। एकदम प्यारी बात इन्होंने बोली। इन्होंने कहा देखो मेरी थ्योरी एक अजम्पशन पे चलती है, क्या है? 2:2 का मतलब है बेटा 2 कंट्रीज, 2 प्रोडक्ट्स एंड 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लेबर एंड कैपिटल। कौन कौन सा? लेबर एंड कैपिटल। बोलो ठीक है। अब ध्यान से सुनना बात। हेक्सचर और ओलिन ने कहा कि कोई भी देश या तो लेबर अबेंडेंट हो सकता है। लेबर अबेंडेंट का मतलब उसके पास बहुत सारी मैन पावर हो सकती है, या वो कैपिटल एक्सपेंसिव हो सकता है। इसका मतलब या तो उसके पास मनी पावर बहुत ज्यादा हो सकती है। मान लेते हैं हम इंडिया और जर्मनी की बात करते हैं, ठीक है? तो अगर हम अपने आप को देखें तो आप लेबर एक्सटेंसिव में रखोगे या कैपिटल एक्सटेंसिव में? लेबर। इसका मतलब हम ये माने कि इंडिया में जो भी प्रोडक्शन होती है उसमें इन्वॉल्वमेंट किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ज्यादा होती है बेटा? लेबर की। लेकिन जब जर्मनी में कोई प्रोडक्शन होती है तो वहां पे लेबर कम और पैसों वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। बोलो ठीक है। अब यहां देखना बेटा बहुत ध्यान से, इधर कौन 2 लोग हैं?
क्या मेरा पहला अजम्पशन का पॉइंट ठीक है? 2 कंट्रीज, अब 2 प्रोडक्ट्स। मान लो एक बन रही है क्या, वाइन बन रही है, और दूसरा बन रहा है मान लो क्या, फोन। ठीक है, एक बन रही है वाइन और दूसरा बन रहा है फोन। आपको कल भी मैंने एक बात समझाई थी कि 2 प्रोडक्ट्स का मतलब है कि दोनों प्रोडक्ट्स दोनों कंट्रीज के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब इंडिया वाइन भी बनाता है और फोन भी, और जर्मनी भी वाइन भी बनाता है और फोन भी। अब एक बात बताओ, कल को अगर मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स की तरफ देखूं तो मुझे दिखता है कि भाई वाइन बनाने के लिए तो लेबर का काम थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि फलों को इकट्ठा करना होगा, ठीक है, उनको उस स्टेट में लाना होगा जिससे वो वाइन बनाने लायक बन सके। लेकिन अगर मैं स्मार्टफोन्स की बात करूं तो इसमें लेबर का काम कम और टेक्नोलॉजी का काम ज्यादा है। बोलो सही बात है? और अभी अभी आपने माना कि इंडिया बीइंग अ लेबर एक्सटेंसिव कंट्री, तो बताओ बेटा क्या ज्यादा बना पाती होगी? वाइन। लेकिन अगर मैं जर्मनी बन जाऊं तो मैं क्या ज्यादा बनाती होंगी? फोन। लेकिन जरूरत तो दोनों देशों को दोनों चीजों की है ना भाई? अब कितना ही वाइन बना लो, फोन तो चाहिए, और वहां कितना ही फोन बना लो, उनको वाइन की भी जरूरत है। तो हेक्सर और ओलिंग ने सिंपल शब्दों में एक लाइन बोली। इन्होंने कहा द कंट्रीज इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ ट्रेड, उनको क्या करना चाहिए? कान खोल के सुन लो, ये क्रक्स लाइन है इसकी। नंबर 1, मैं इंडिया बन जाती हूं, अभी इंडिया को उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसमें उसकी एडवांटेज है। अब हमारे पास क्या एडवांटेज है बेटा? लेबर। और लेबर कौन से प्रोडक्ट में ज्यादा लग रहा है? वाइन में। तो मुझे क्या करना चाहिए? एक्सपोर्ट करना चाहिए वो प्रोडक्ट जो मेरे पास ज्यादा है, और इंपोर्ट करना चाहिए वो प्रोडक्ट जो मेरे पास स्कैर है या मेरे पास कम है। ठीक है, लेकिन अगर मैं जर्मनी बन जाऊं तो फोन ज्यादा बनाओ और वाइन को इंपोर्ट करो। ये उनकी क्रक्स लाइन है। क्या है? क्रक्स लाइन है। क्रक्स लाइन में इन्होंने बोला कि देखो भाई, द कंट्रीज इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ ट्रेड्स, दैट इज वेयर द लेबर एंड कैपिटल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। द कंट्री हैविंग the abundance of resource must produce that particular product and export them। ठीक है, और उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करो जिसके तुम्हारे रिसोर्सेस की, जिसके पास तुम्हारे पास कमी है। ठीक है, इस थ्योरी के ऊपर एक और लाइन दी गई, और वो लाइन दी गई फैक्टर प्राइस इक्विलिब्रियम थ्योरी। कौन थ्योरी? बेटा बहुत ध्यान से सुनना, ये थोड़ी सी एनालिसिस वाली बात है, बहुत ही ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, क्या इंडिया में और जर्मनी में पर आवर लेबर का रेट अलग अलग होगा? बहुत सिंपल सी बात है भाई, वहां कुछ और चल रहा है और यहाँ कुछ और। ऑटोमेटिकली सोचना एक बात को ना, मैं जो बोल रही हूं कि अगर मैं कहूं कि लेबर का रेट जर्मनी में अलग और इंडिया में अलग, इसमें तो आप और मैं दोनों एक ही पेज पे हैं, तो कहीं ना कहीं सोचो कि जर्मनी वाले नहीं सोचते होंगे यार सस्ते लेबर की चीज ले रहे हैं हम तो बदले में, तो भाई इंडिया का लेबर तो चीप है, और अगर इंडिया का लेबर चीप है तो वो कहेंगे यार हमारे और तुम्हारी तो कोई बराबरी नहीं है, हमारी कहाँ टेक्नोलॉजी और तुम हमें हाथ से बना हुआ सामान दे रहे और कहते हो चलो दोनों को बदल लें। बोलो, सोचना आराम से बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हम तुम्हें हाई टेक्नोलॉजी से बना मोबाइल दे पैर से घसे हुए फ्रूट्स की वाइन के लिए, कहां जायज है बताओ? दोनों का तो कोई मैच हमें लग ही नहीं रहा है। तो फैक्टर प्राइस इक्विलिब्रियम थ्योरी, देखो मैंने सुबह भी बोला था जो नाम है वही काम है। ये थ्योरी का पर्पस क्या है कि दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस में क्या लाए? इक्वालिटी, जिससे कल को जब मैं लेबर और कैपिटल के गुड्स को एक्सचेंज करूं
तो उन दोनों के वैल्यू में क्या हो, बराबरी हो। दिस इज अ टिपिकल हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि अगर इस थ्योरी को सक्सेसफुल बनाना है तो उन दोनों फैक्टर्स के प्राइस के बीच में इक्वालिटी होना जरूरी है। आप खुद सोचो, मैं आपको बोलूं कि चलो हम चेंज करते हैं, कुछ एक्सचेंज करते हैं। अब दिवाली आई थी, मैं आपके घर ड्राई फ्रूट लेके आई और आपने पकड़ाई सोन पापड़ी, अच्छी बात है क्या? नहीं। क्यों? मैंने क्यों बोला अच्छी बात नहीं? क्योंकि इन दोनों की वैल्यू में बराबरी नहीं थी। लेकिन आपने मान लो मुझे 1000 रुपए का लिफाफा पकड़ा दिया, तो मैंने कहा ठीक, हाँ वाउचर दे दिया कि मैम अमेजॉन गिफ्ट कार्ड रखो, आपको जो चाहिए आप खरीद लेना। मैंने कहा ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, मैं हंसते हंसते ले आई। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि जितने के ड्राई फ्रूट्स मैंने आपको दिए हैं उसके बदले में मुझे आपसे वो अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर मिला है, तो ही तो बराबरी हुई। तो हेक्सर-ओलिन थ्योरी के पीछे फैक्टर प्राइस इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आया कि तभी ये थ्योरी सक्सेसफुल होगी जब लेबर और कैपिटल की कॉस्ट इक्वल मानी जाएगी, तभी ये थ्योरी सक्सेसफुल होगी। वरना आप खुद सोचो ना बेटा कि कैसे टेक्नोलॉजी और मैनुअल चीजों की बराबरी में हम एक्सचेंज कर सकते हैं। बोलो ठीक है मैम, अब ना आप इसको पॉइंट वाइज याद करा दो। चलो बेटा का बना लें, चलो मैम का बनाओ। किसने बनाई बेटा? ऐसे नहीं हो रहा यार, दोनों का पूरा पूरा नाम लो, याद तभी रहेगा। एली हेक्सर एंड बर्लिन ओलिन, बीच में एक और भाई साहब है P.A. सैमुअल्सन, इसलिए इस थ्योरी को पूरा कहा गया हेक्सर ओलिन सैमुअल्सन थ्योरी। बोलो ठीक है। और क्या बोलते हैं? मॉडर्न, वेरी गुड, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड, फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी। बोलो 2 पॉइंट ठीक है। तीसरा, मीनिंग ऑफ फैक्टर एंडाउमेंट, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल यूज ऑफ नेचुरल एंड मैन, फिर आर्टिफिशियल, कोई आर्टिफिशियल नहीं हमने बनाई, असली है। मैन मेड रिसोर्सेज बाय द कंट्री टू गेन द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन और आउटपुट। बोलो ठीक है, ठीक लग रहा है। चौथा, अजम्पशन बताओ। 2:2:2, 2 countries, 2 products, 2 factor of production, that is labor and capital। बोलो ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इसको जब एक्सप्लेनेशन दी तो इन्होंने क्या बोला, देखो भाई 2 तरीके के देश होते हैं, एक जहां लेबर ज्यादा और कैपिटल कम, और दूसरे वो देश जहां कैपिटल ज्यादा और लेबर कम। ठीक है, तो इसका मेन कंक्लूजन क्या निकला कि सीधी सीधी बात है, जो तुम्हारे पास ज्यादा है वो बनाओ और बेचो, जो तुम्हारे पास कम है वो कम बनाओ और बाहर से इंपोर्ट करो। लेकिन ये बात एक ही थ्योरी के बाद पॉसिबल थी, फैक्टर प्राइस इक्विलिब्रियम थ्योरी। इसने क्या बोला कि ये थ्योरी तभी पॉसिबल हो पाएगी जब दूसरे देशों में आइडेंटिकल प्रेफरेंसेस और आइडेंटिकल कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन होगी, तभी लोग आपस में लेबर और कैपिटल गुड्स को चेंज करेंगे। बोलो ठीक है, ठीक लग रहा है? पक्का? 2:2:2, एडम स्मिथ 2:2:2, सिंपल। ठीक है, इसको लिखो फटाफट, फिर एक थ्योरी और बचती है एंटिटी, और ये चैप्टर खत्म। भरत भैया पानी थोड़ा सा गर्म, ठंडा है। चलिए नंबर 3 बेटा, बस हाँ प्रोजेक्टर, सॉरी ये, चलिए देखो, आपको ऐसा लगता है ना कि मैं खाली फेंक रही हूं,
मैम क्या फेंक रहे हो कि जब मैं आपको अगर कुछ बोलूंगी तो आपको एक्चुअली तकलीफ होगी, और हाँ होगी, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता चलता। मैंने स्टार्ट स्कोल्डिंग, आदत ही स्कोल्डिंग। क्या मतलब? जब जिस बात का मैं मतलब नहीं मालूम उस बात का बुरा क्या लगना है? कोई बात नहीं, ठीक है, चलो, इट्स ओके। लेकिन थर्ड, अच्छा ABC चल रहा है क्या बेटा? तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग C लिख लेंगे, ठीक है। आप ABCD जो चला रहे थे उसी के साथ चलाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो, दी हेक्सर ओलिन थ्योरी, द हेक्सर ओलिन थ्योरी। क्या इसको भी पॉइंट वाइज लिखें बेटा? चलो, दिस थ्योरी वॉज लिखेंगे बेटा, सब लिखेंगे, एक मिनट बस। गर्म ले आई, या एक गिलास ही गर्म पानी ले आई, कोई बात नहीं। अगर इसको पूरा को नहीं करना तो एक गिलास ही ले आई, थोड़ा तेज, ठीक है। दिस थ्योरी वॉज नेम्ड आफ्टर स्वीडिश इकोनॉमिस्ट। कहाँ के रहने वाले थे वो? स्वीडन के, इसलिए यहां लिखा हमने स्वीडिश इकोनॉमिस्ट एली हेक्सर and his student Berlin Olin contribution of P.A. Samuelson, यहाँ E और आएगा, Samuelson was also there, therefore completely the theory was also known as क्या क्या बेटा? हेक्सर, ओवलिन एंड Samuelson theory. Number 2, this theory is also known as modern theory of trade. And factor endowment theory. Number 3, factor endowment means, देखिए आपका कोई जरूरी है तो पहले कर लीजिए आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। Factor endowment means the use of available natural and man-made resources by the country in order to achieve the maximum possible production.
नंबर 4, चलो कोई बात नहीं, ग्रीन रहने दीजिए। This theory states that there are two types of countries. बेटा अभी ना मैं उठा के आपको पूछ लूंगी कि इसका मतलब क्या है, और फिर वैसी सी शक्ल बन जाएगी तुम्हारी। Two types of countries, that is the one which is labor extensive but scarce at capital, and other one with the abundant capital but scarce labor. Number 4th, अच्छा 5th, sorry. This theory works on 2:2 assumptions. That is क्या बेटा? 2 countries, 2 products and 2 factors of production, that is labor and capital. Number 6, this theory explains that the country having large availability of labor must produce and export the labor extensive goods and import the goods whose production requires the involvement of capital. किसी का रह गया ऊपर? नंबर 7, मैं आपको बता दूं कि आपके स्टडी मटेरियल में 4 पेज की थ्योरी है ये, और उसको मैंने आपको पूरा समराइज करके 7-8 पॉइंट्स में दे दिया है, और जितने लोगों के मुंह से बकवास निकल रही है ना, उसको कल एक बार जाके वहां पढ़ के आओ और उसके बाद इतनी बकवास आके यहां पे करके दिखाना। ओ चलो, तुम तो अभी डांट लगाई, ऐसे नहीं कर सकते, मैं ही कर देती, कर लो यार, कोई बात नहीं, ऐसे जेन्युइन चीजों में कोई बात नहीं ना, जबरदस्ती करोगे। ये देखो ना, तो उबाल ही दिया पानी पूरा। ओ सही बात है, आप बताओ ऐसे कौन करता है यार।
करो करो, अभी तो लाइट है ना, कहीं कोई दिक्कत। इस टाइम पे करो ना बकवास, कौन मना कर रहा? तुम पिच पिच ची ची जो बचा के रखा दिन भर सब करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये इसी की बात करी थी मैं, यही वाला यही वाला यही वाला। करो करो, मुझे हवा निकल जाएगी, समझ आई? जितनी हवा भर रखी सुबह से उतनी निकालना। अभी थोड़ी देर में दिक्कत हो जाए, पता चले। ओ उसकी भी मोटी हवा भरी है। निकाल निकाल, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से। पता है क्या, इससे एक फायदा होता है, एटलीस्ट वो जाग जाएगा। तो लाइट आएगी तो उसको आप समझ में आएगा अब कैसे सोऊं यार, सारी तो मेहनत लगा ली, अब कोई दिक्कत नहीं, आराम से। अब ठीक है, बजा लो जल्दी, जनरेटर चल गया है। जिसको जिसको और जितनी अभी रह रही है मन में, 1 2 3 4 5 बस। अब बस इमीडिएट स्विच चेंज, यहां पे आओ। द फैक्टर प्राइस equalization theory says in free international trade, the cost of both the factor of production in the two countries is same. Therefore, the exchange between the labor abundant and capital abundant goods is possible. अच्छा बताओ, अगर दोनों नहीं सेम होंगे तो क्या एक्सचेंज होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ना लाइट नहीं ना आ गई ना, चुप चल। बड़ा भैया क्या चाह रहे हो, मतलब है यार? तुम्हारे पास तो कितना आसान है, बस्ता उठा निकलो, हो गई छुट्टी खत्म। उसके लिए आपको मुझसे पूछने की जरूरत क्या है? आप तो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं। एज सून एज यू लाइक फाइंड लाइक आई कैन डू दिस, गो होम। अरे या इन्होंने बताया नहीं कि क्लास लाइव है? लाइट गई अभी? मैं मूड में लग रही हूँ आपको ऐसा करने के। पता क्या होता है, दिस इज एन एक्चुअल साइन ऑफ अ ट्रू प्रोफेशनल, यू हैव टू नो व्हेन टू स्विच द गियर्स। भरत भैया क्लास लाइव है? हाँ, ये मुझे 40 मिनट पहले बता रहे हैं। हाँ, वेरी गुड।
और नेट चला गया, वहां कोई इशू है लखनऊ में, देखिए थोड़ा सा। हाँ जी, हो गया, शुरू करें। मैम पहले इसको खत्म कर लेते हैं, करो जल्दी से इसको, फटाफट खत्म। हो गया, सबका हो गया। चलो बेटा लास्ट थ्योरी की बात करते हैं। अब क्या लिखा लास्ट थ्योरी हमने? न्यू थ्योरी ऑफ ट्रेड। देखो इसके तो नाम में ही न्यू है, इसका मतलब ये वन ऑफ द लेटेस्ट थ्योरी है। ठीक है, हम हमें पता है कि हम टिपिकल अकाउंटेंट ऑडिटर हैं, हम कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देंगे। हम कहेंगे भाई ये वन ऑफ द लेटेस्ट थ्योरी है जो 1970 के बाद पिक्चर में आई। कब? 1970 के बाद। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं मुझे अब थोड़ी वो झलकियां नजर आएंगी जो मैं आज की लाइफ में देख सकता हूं। ध्यान से सुनना है बेटा, ये थ्योरी क्या है, कैसे चलती है, क्या इसका इंटेंशन है। उससे पहले मैं आपको दो शब्द सिखाना चाहती हूं। पहला शब्द है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बेटा कैसे भी नाटक नहीं चाहिए, सुनो प्लीज ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि जब भी, ध्यान से सुनना, आपने अच्छा थोड़ी मोड़ी कॉस्टिंग तो चलो फर्स्ट ग्रुप वाले बच्चे तो पढ़ के आए हैं, लेकिन जो फाउंडेशन वाले बच्चे नहीं भी पढ़े तो हम एक जनरल बात करते हैं बेटा। अगर मैं एक सामान बनाऊं तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट कुछ और होगी, बोलो बेटा, ठीक है। लेकिन अगर वही काम मैं बल्क में बनाऊं तो क्या मेरी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी? अभी क्या कॉस्टिंग कहता है वो छोड़ो, ये तो जनरल बात है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है टू प्रोड्यूस इन अ सच अ वाइड स्केल कि जिससे आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम से कम हो जाए। किस वजह से? ड्यू टू द लार्ज मास वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जो नाम है वही काम है। सुनो, इकोनॉमी का मतलब यहाँ क्या सोचो, कम करना। इकोनॉमिकल कहते हैं ना हम लोग, इकोनॉमिकल का मतलब क्या? सस्ता। कैसे किसी चीज को सस्ता कर सकते हैं? जब उसी चीज की हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो मेरी पर कॉस्ट क्या हो जाएगी? पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। बोलो ठीक है। आप सोचो अगर मैं इस ऑडिटोरियम का भाड़ा दूं 1 लाख रुपए महीना, तो क्या 4 बच्चे पढ़ेंगे तो कॉस्टिंग कुछ और होगी? लेकिन जैसे ही बच्चे बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा पर स्टूडेंट कॉस्ट क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। बोलो ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब समझ गए आप लोग? क्या कहता है? इतना बनाओ जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम के कारण आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाए? कम हो जाए। किसी को डाउट है? एक पैसे का कहीं भी कुछ भी। और दूसरा होता है नेटवर्क वैल्यू। क्या? ध्यान से सुनना एक बात, आपने कभी माउथ पब्लिसिटी नाम की चीज सुनी है? जैसे मान लो अब आप और मैं हैं, आप में से कुछ नीचे जाके कहेंगे हाँ यार ठीक है मैडम ठीक पढ़ा रही है, दूसरे बोले जब देखो चिल्लाते रहे यार नहीं ठीक काम नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब आप जो सोचते हैं, ध्यान से सुनना है, आप जो सोचते हैं आप जब किसी और को बताएंगे तो क्या उस व्यक्ति की प्रेफरेंस इस प्रोडक्ट को लेके इंपैक्ट करेगी या नहीं करेगी? बोलो, इसमें तो कोई इकोनॉमिक्स कोई साइंस नहीं है। आपको पिक्चर देखने जाना है, आप दोस्त से पूछते हो भाई भीड़ भाड़ थी क्या पिक्चर में? आपने कहा हाँ भाई पूरा थिएटर हाउसफुल हो रखा है। इसका मतलब हम सोचते हैं कि इतने लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं तो इसका मतलब पिक्चर अच्छी ही होगी तभी लोग जा रहे हैं। इसका कहते हैं नेटवर्क वैल्यू। इसको ध्यान से सुनना बात। नेटवर्क वैल्यू कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू तब पता चलती है जब उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। और इसके पीछे का एक कारण है और वो कारण है बैंड वैगन इफेक्ट। क्या? बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब होता है भेड़ चाल। भेड़ चाल का मतलब
क्योंकि ज्यादा लोग इस आइसक्रीम को खा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बचे हुए कस्टमर्स की प्रेफरेंस भी उस आइसक्रीम की तरफ बढ़ जाती है। दैट इज नोन एज बैंड वैगन इफेक्ट, और जिसको हम कहते हैं नेटवर्क वैल्यू। इसका मतलब जितने ज्यादा लोग जुड़े होंगे उतनी ज्यादा किसी चीज की वैल्यू बढ़ जाएगी, उसको कहते हैं नेटवर्क वैल्यू। और इसके पीछे का कारण क्या है? बैंड वैगन इफेक्ट। कौन इफेक्ट? बैंड वैगन इफेक्ट, जो क्या कहता है कि एक कस्टमर के कंजम्पशन के प्रेफरेंस का असर दूसरे कस्टमर के प्रेफरेंस पे भी पड़ता है। जैसे अब आप देखो, अगर आपको मैं आज का मार्केट बताऊं तो हमें पता चलेगा कि एप्पल को OnePlus T ने क्रॉस कर दिया है। मतलब अगर आप आज से 6 महीने पहले जाते तो एप्पल वॉज द लीडिंग स्मार्टफोन सेलिंग कंपनी इन दिस इंडिया में स्पेसिफिकली। लेकिन अब OnePlus, ठीक है, उनका जो OnePlus 6T है, और मैं आपको बताऊं OnePlus का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनर एप्पल है। यस, उनका मेजॉरिटी ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क इज डन बाय एप्पल। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? आप क्यों बन गया भाई OnePlus ऊपर? क्योंकि जब किसी एक ने OnePlus यूज किया तो उसने कहा भाई ये तो काम कर रहा है, ये ठीक है, तो ऑटोमेटिकली किसी एक कस्टमर के प्रेफरेंस की वजह से वो ऑटोमेटिकली उसकी नेटवर्क वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। बोलो ठीक है। मैंने आपको 2 शब्द सिखाए बड़े मन लगा के, कौन कौन से? बैंडवैगन इफेक्ट समझ गए, नेटवर्क वैल्यू समझ गए, एक और क्या सिखाया बेटा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। चलो अब एक बात ध्यान से सुनना, इंडिया में हम कपड़ा बनाते हैं बेटा, लेकिन हम इंडिया में कपड़ा इंपोर्ट भी करते हैं। और ऐसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये तो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मार है, नहीं है कि भाई तुम बना भी रहे हो और वही चीज इंपोर्ट भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इससे तुम्हारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंजर्ड होने का खतरा है। अब क्या करें? न्यू ट्रेड ऑफ थ्योरी इज द लेटेस्ट वन ऑफ द लेटेस्ट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो उन कंट्रीज के लिए बनी है जो कि वो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट भी करते हैं जो उस प्रोडक्ट को खुद बनाते हैं। आप बताओ क्या जापान टेक्नोलॉजी नहीं बनाता? अरे खूब बनाता है, लेकिन क्या वो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं करता? करता है, बहुत करता है। इसका मतलब अब देखो क्यों होता है ऐसा? क्यों इंडिया जो काम खुद कर रही है वो दूसरे से इंपोर्ट भी कर रही है, और जो काम कोई दूसरा कंट्री कर रहा होगा वो इंडिया से मंगवा रहा होगा? तो इसके ऊपर आप बताएंगे कि भैया इसके पीछे 2 कारण है। एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि अगर मुझे कॉस्ट पर यूनिट कम से कम करनी है तो ज्यादा से ज्यादा माल बनाना है, और अगर मैं ज्यादा से ज्यादा माल बनाऊंगा तो अपने डोमेस्टिक मार्केट में उसको पूरा खपा नहीं पाऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको बाहर भेजना पड़ेगा। ठीक है। और नेटवर्क वैल्यू क्या कहता है? नेटवर्क वैल्यू कहता है कि अगर मुझे बड़ा बनना है तो कैसे पता चलेगा? जब ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे प्रोडक्ट को यूज करेंगे तभी मैं इस इंटरनेशनल मार्केट में क्या बनूंगा? बड़ा बनूंगा। इसलिए हम वही प्रोडक्ट्स बेचते और खरीदते भी हैं जिसमें हम एक मुख्य रूप से डील भी करते हैं। बोलो ठीक है। मैम एक बार इसको फ्लो में समझा दो बिना पॉज की। लेटेस्ट थ्योरी है, किन कंट्रीज को इंटेंड करके बनी है? उन वो बड़ी कंट्रीज जिनका इंटरनेशनल ट्रेड में अच्छा खासा हिस्सा है। और वो कंट्रीज कौन है? जो एक प्रोडक्ट बनाती है और उसी प्रोडक्ट का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है। ठीक है। और ये कौन कंट्रीज है? बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं। इसके पीछे के 2 कॉन्सेप्ट हैं। क्या? इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड
नेटवर्क वैल्यू। बेटा इसके पीछे का एक छोटा सा कारण और है कि अगर सोचो इंडिया कपड़ा इंपोर्ट नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाले प्राइस बढ़ा लेंगे कि भाई और कहीं से तो कपड़ा आ नहीं रहा है, और अगर इंडियंस को कपड़ा खरीदना है तो हमारा ही बना हुआ खरीदना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर पिस जाएगा उसमें। बोलो, इतना तो इकोनॉमिक्स हम सब जानते हैं ना कि अगर सप्लाई नहीं होगी डिफरेंट सोर्सेज से तो ऑटोमेटिकली डिमांड और रेज होगी, और डिमांड रेज हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द रेज इन प्राइस। बोलो ठीक बात है। इसका मतलब टू एलिमिनेट द मोनोपोलिस्टिक सिचुएशंस, कंट्रीज क्या करती है, एक दूसरे के साथ उन्हीं सिमिलर प्रोडक्ट्स में ट्रेड करती हैं। बोलो ठीक है। नए जमाने की बात है, क्या कहते हैं इसको, एनटीटी। एनटीटी इज न्यू थ्योरी ऑफ ट्रेड। किन कंट्रीज को लेके बनाया गया है, उन बड़ी कंट्रीज को जो इंटरनेशनल ट्रेड में एक मोटा हिस्सा रखती हैं। और इंटेंशन क्या है, टू क्लैरिफाई द सिचुएशन कि वो प्रोडक्ट जो आप खुद बनाते हो उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट तो चलो करते हैं, उसका ही इंपोर्ट क्यों करते हो। तो आप बता सकते हो इसके पीछे 3 कारण हैं। मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कॉस्ट पर यूनिट कम करने के लिए, और तीसरा अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो मैं ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा। बोलो ठीक है। इसमें एक और थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, डेविड रिकार्डो की, लेकिन वो इसमें नहीं मैच करेगी, वो इंटरनेशनल ट्रेड के दूसरे यूनिट में फिट बैठती है, उसको तब देखेंगे। तो इसका मतलब मैम ये चैप्टर खत्म हमारे हिसाब से अभी, यस। अब जाए, जाओ, जाओगे, जाओ ना, क्यों, तो पढ़ा तो जब जाओ, घर जाओ, लिखोगे। मेरा हाथ दुख रहा है इतना, एकदम पता नहीं, जैसे लग रहा है झटका सा आ गया है, जैसे 10 मिनट लगेगा लग रहा है ठीक होने में। ऐसे 10 मिनट में रेस्ट कर लेती हूँ। गला यार देखो गर्म पानी मंगाया वो भी नहीं चल रहा है। मैं सोची 10 मिनट थोड़ा ना गले और हाथ को आराम देके फिर लिखना शुरू कर दूँ। नहीं, मेरे को तो ये बैठ के पढ़ाने का तो कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता मुझे आज तक, सॉरी, मैंने कुछ नहीं बोला है। चलो अपना अपना काम जल्दी लिखो, घर जाओ यार तुम। चलो, डी इज न्यू थ्योरी ऑफ ट्रेड। लाइट गई क्या अभी? नहीं गई ना, फिर मुंह बंद करो। चलो, न्यू थ्योरी ऑफ ट्रेड लिखना शुरू करें बेटा। चलो, नंबर 1 लिखना शुरू मतलब मुंह बंद। This is one of the latest theories of international trade which came into existence in 1970s। बेटा 1970s का मतलब 1 2 3 4 सबको इकट्ठा लेके बात कर रहे हैं, ठीक है, 70 के दशक में, ठीक है, इन 1970s। नंबर 2, this theory deals with the mindset of powerful countries in international trade that is why a
country import the same product it produces. This is done with the intentions. अच्छा बताओ, मैं एलिमिनेट लिखूं या रिड्यूस? आपने मेरा क्वेश्चन समझा कि मैं यहां मुझे कुछ लिखना है, दैट दिस इज डन विद द इंटेंशन टू रिड्यूस और एलिमिनेट. देखो बेटा, इंटेंशन चाहे हो सकता है एलिमिनेट, लेकिन एलिमिनेट का मतलब तो पूरा खत्म करना है. हमें पता है कि पूरी चीज की तो हमें कभी भी गारंटी लेनी नहीं. हम कहते हैं भाई इंटेंशन क्या कि कम से कम कर सकूं. ठीक है, इंटेंशन टू reduce the monopolistic situation stroke competition, that is a country must not be unfair with the public in terms of quality and prices. Economies of scale. Import and export are done with an intention to reduce the cost per unit to the lowest possible, which can be achieved by producing a larger volume of the goods which can be surplus for the domestic market and to maintain the cost the goods are exported into other countries. Point number 5 is network value. नेटवर्क वैल्यू की सीधी सीधी बात है, जितने लोग मुझसे जुड़े होंगे उतनी मेरी वैल्यू में बढ़ोतरी होगी. नेटवर्क वैल्यू in order to identify the position and market image of the product, the number of consumers matters the most.
that is more the consumers, higher is the brand value. It is assumed that, it is supposed to believe that. बेटा देखो, अगर आपको कुछ देखा हुआ लिखा हुआ पढ़ने में दिक्कत आ रही है या समझने में, तो मैंने लिखा है, मैं ज़्यादा बेटर समझा पाऊंगी. It is supposed to believe that the preference and taste of one customer can affect the preferences of other customers. अच्छा, दिस इज नोन एज, क्या बोलते हैं बेटा इसको, कौन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट. कौन सा इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट. दिस इज नोन एज, यहां लिख देते हैं कोई बात नहीं. अभी ऊपर करिए बेटा, एक chapter number 4, international trade, unit 1, that is theories of international trade. अरे कॉपी कैसे बंद हो गई भाई, ऐसे नहीं, खोलो उसको. मैं लिखाऊंगी नहीं, मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी आप कॉपी नहीं बंद कर सकते. ऊपर वाली शीट बची किसी की, अब तो बची होगी ना, लाइक किसी न किसी की बची है. ये 4 बजा देगा यहीं. हाँ जी, जिसने ये हो गया. चलो बेटा, इकोनॉमिक्स के पहले पन्ने पर आओ. जल्दी, पिच नहीं करो, जल्दी आओ. जितना तुम टाइम लगाओगे, मुझे तो जो करके जाना है मैंने करना ही है. चलो जल्दी आओ. आ गए मैम, उसमें लिखा है चैप्टर नंबर 4, इंटरनेशनल ट्रेड, यूनिट 1, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, चलो बेटा, जैसे ऐसे में ईमानदारी दिखाई थी, इसमें ईमानदारी दिखाओ, रिवीजन करो, किताब बंद करो, बस्ता उठाओ, घर जाओ. ठीक है, ईमानदारी से रिवीजन करो, 5 मिनट लगेगा बस, और क्लास की छुट्टी. ठीक है, चलो ईमानदारी से बताओ. इंटरनेशनल ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 और मोर नेशंस विथ डिफरेंट करेंसीज, regulations, customer preferences and purchasing powers and some other factors. ठीक है, इसको समझने के लिए हमने कुछ थ्योरीज देखी, 4. पहली, मर्केंटाइलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. सीधी बात, मर्केंटाइलिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, बिजनेसमैन. याद है, ये थ्योरी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई, बिजनेसमैन, यूरोपियन बिजनेसमैन. कब, 1400-1500 में. उन्होंने 3 लाइन बोली, एक एक करके बताओ. पहले बोला, जितना ज्यादा मेटल उतना ज्यादा रिच. ठीक है, इसको पाने के लिए मोर द एक्सपोर्ट लेसर द इंपोर्ट. ठीक है, उसके बाद क्या बोला, इंटरनेशनल ट्रेड इज अ जीरो सम गेम, दैट इज बोथ द कंट्रीज कैन नॉट विन, द वन हैज टू लूज इक्विवेलेंट टू द अदर वंस विन. ठीक है, फिर आए भाई साहब एडम स्मिथ, उन्होंने थ्योरी का नाम बोलो, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज. इन्होंने बोला कि मेरा ऐसा मानना है कि ये जो जीरो सम गेम है वो गलत बात है. ठीक है, दोनों कंट्रीज जीत सकती हैं, कौन कितना जीतेगा नहीं मालूम, लेकिन दोनों जीतेंगे. कब जीतेंगे, जब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अराइज होगी. वो क्या है, 2 कंट्रीज
countries, 2 products, 1 factor of production that is labor. ठीक है, इन्होंने क्या कहा बेटा कि कई बार डोमेस्टिक से एक्सचेंज करने से ज्यादा फायदा मुझे कब मिलता है, इंटरनेशनली एक्सचेंज करने में मिलता है। लेकिन ये थ्योरी तभी चलेगी जब एक कंट्री के पास एक प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट एडवांटेज और दूसरे प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज होगा, तभी चलेगी। बोलो ठीक है। उसके बाद आई आज की बारी एचओ थ्योरी, हेक्सर-ओहलिन थ्योरी। एक बात मैं और बता दूं बेटा, बहुत सिंपल, किसी प्रकार की बकवास नहीं मैं एक्सेप्ट करूंगी, सुनो ध्यान से। आप एक चीज नोटिस करना कि जितना कॉन्फिडेंस आपको मर्केंटाइलिस्ट में आ रहा है ना, अभी हेक्सर बोलने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि मर्केंटाइलिस्ट आपने 5-7 बार बोल लिया है, तो अब आपको अलग टाइप का कॉन्फिडेंस है। मर्केंटाइलिस्ट को पूछे, आप अभी उसको पढ़ाने लगो, देखो ऐसा हुआ था, फिर ये सब कुछ, ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आता है। मैं इतना जो आपको बुलवा रही हूँ, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है बेटा, हेक्सर-ओहलिन लाइन से कौन बनाया? एली हेक्सर, बर्लिन ओहलिन और P.A. सैमुअल्सन। ठीक है, इसको और क्या क्या बोलते हैं? मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड, फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी। ठीक है, इन्होंने कहा कि देखो 2 तरीके के देश होते हैं, जो एक होते हैं जिनके पास लेबर ज्यादा और टेक्नोलॉजी कम होती है, और दूसरे वो होते हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा और लेबर कम होती है। तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि जो मेरे पास ज्यादा है मैं वही बनाऊंगी। तो अगर मेरे पास जो चीज ज्यादा है और मैं वही बनाऊंगी, तो मेरे पास उसको एक्सपोर्ट करने के आसार ज्यादा होंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर तुम लेबर एक्सटेंसिव प्रोडक्ट बनाते हो तो बनाते रहो, और क्या करो, उसको एक्सपोर्ट करो, और उन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करो जिसमें तुम्हारी कैपिटल कम से कम लगती है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब, अगर तुम कैपिटल प्रोडक्ट बनाते हो तो बनाते रहो, उसको एक्सपोर्ट करो, और किसको इंपोर्ट करो? लेबर एक्सटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट करो। लेकिन इन्होंने बहुत पते की बात भी बोली कि ये चीज तभी पॉसिबल होगी जब लेबर और कैपिटल की कॉस्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? सेम होगी। मतलब जो वैल्यू लेबर फैक्टर की है वही वैल्यू कैपिटल की होगी, तभी हम इन दोनों का बार्टर कर पाएंगे। बोलो ठीक है। उसके बाद आई एनटीटी, न्यू थ्योरी ऑफ ट्रेड। नाम में ही न्यू है, इसका मतलब लेटेस्ट है। किन के हिसाब से बनी है? बड़े कंट्रीज की, जो एक मोटा हिस्सा इंटरनेशनल ट्रेड का एक कैप्चर करते हैं। उनसे एक सवाल पूछा गया है कि भाई वही प्रोडक्ट क्यों मंगाते हो जो प्रोडक्ट तुम खुद बनाते हो? क्यों? 3 बातें। एक तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से बचने के लिए, प्रोडक्ट की प्राइस को कम से, उसके लिए एक ही हल है, बहुत बनाओ। और जब बहुत बनाएंगे तो यहाँ तो खपा नहीं पाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और दूसरा, जितने ज्यादा लोग मेरे बारे में जानेंगे, जितने ज्यादा लोग मुझे कंज्यूम करेंगे, तो उतनी ज्यादा मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। बोलो ठीक है, पक्का? एक बार एचओ और बोल दो फिर छुट्टी, पक्का। पिच करने में तो कैसे भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या नाम है तीनों का? प्यार से, इज्जत से। एली हेक्सर, बर्लिन ओहलिन एंड P.A. सैमुअल्सन। ठीक है, हाँ, स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे, स्वीडन के रहने वाले। चलो वेरी गुड। उसके बाद बताओ इनकी थ्योरीज को और क्या नाम दिया गया? मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड, फैक्टर एंडाउमेंट। पिछले रिवीजन में फैक्टर एंडाउमेंट का मीनिंग रह गया था। अब बताओ कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? 2 टाइप की कंट्री होती है, लेबर एक्सटेंसिव, कैपिटल एक्सटेंसिव। जो एक्सटेंसिव है वो प्रोडक्ट बनाता है और उसको एक्सपोर्ट करता है, और जिसके पास जो चीज कम है वो उसको कम बनाता है और इंपोर्ट करता है।
तभी हो सकता है जब दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट और वैल्यू सेम हो। ठीक है, चलिए, तो नाउ विल मीट टुमारो एट 10:30 एंड विल गोइंग टू हैव क्लास टिल 12:30। और एसएम की क्लास कल अगर किसी ने मिस किया और वो आके मुझसे बोला कि यूट्यूब पे डलवा दो या मैम ये रह गया था, तो नहीं हो पाएगा।